मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है मगध नरेश अजातशत्रु। देखिए, बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक अथवा अजातशत्रु मगध का शासक बना, जिसने लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। वह अपने पिता के समान ही घोर साम्राज्यवादी था। इसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशल देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। प्रसेनजीत इस घटना से बड़ा क्रुद्ध हुआ तथा उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण सिद्ध हुआ। संयुक्त निकाय में इस दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। पहले प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों नरेशों के बीच में संधि हो गई तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था। कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही वज्जी संघ तथा मगध में मनमुटाव चल रहा था, जो अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदला। इस संघर्ष के लिए जो कुछ कारण हमें तत्कालीन ग्रंथों में मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। सुमंगल मिलासनी से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। वज्जी तथा मगध दोनों ही इसके बराबर भाग लेने के लिए समझौते पर सहमत हुए थे। वज्जियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके संपूर्ण खान पर अपना अधिकार कर लिया। यही मगध के साथ युद्ध का कारण बना। जैन ग्रंथ इसका एक अन्य कारण बताते हैं कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने दो पुत्रों हल्ल और बेहल्ल को अपना हाथी शेनाग तथा रत्नों का एक हार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण कर लेने के बाद इन वस्तुओं की मांग की। इस पर हल्ल और बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इस पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इन दोनों कारणों में से पहला अधिक तर्कसंगत जान पड़ता है। वस्तुतः मगध तथा वज्जी संघ के बीच संघर्ष गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि यह नदी पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी हुई थी तथा उन्हें परास्त कर सकना आसान नहीं था। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र से पता चलता है कि उस समय चेटक लिच्छवीगण का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को इन सब का विजेता कहा गया है। डॉक्टर रायचौधरी का विचार है कि कौशल तथा वज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक पृथक घटनाएं नहीं हैं, अपितु वे मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग थी। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम उसने पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वशस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। यहाँ पता चलता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया तथा उन्होंने उसे यह बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। वशस्कार ने अत्यंत कुशलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया। वज्जियों में परस्पर फूट पड़ गई। फलतः वे असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का भी प्रयोग किया था। रथ मूसल आधुनिक टैंकों के प्रकार का कोई
अस्त्र था जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे, तथा महाशिलाकंटक भारी पत्थरों की मार करने वाला शिला प्रक्षेपास्त्र था। इससे ऐसा लगता है कि युद्ध बड़ा भयानक हुआ, जिसमें लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए तथा उनका भीषण संहार किया गया। उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। वज्जी संघ को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित किया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया। इन सफलताओं के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत हो गई। अब मगध का प्रतिद्वंद्वी केवल अवंती का राज्य था। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि अवंती नरेश प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण करवाया था। जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, उसी समय प्रद्योत मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, किंतु अजातशत्रु तथा प्रद्योत के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हो सका। इसका कारण संभवतः यह था कि दोनों ही एक दूसरे की शक्ति से भयभीत थे। भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ हुआ। इस वैवाहिक संबंध द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया तथा उदयन मगध के विरुद्ध प्रद्योत की सहायता नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि अब उदयन दोनों राज्यों अवंती तथा मगध के बीच सुलहकार बन गया। अजातशत्रु की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ उसे अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में वह बौद्ध हो गया था। भरूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है, ऐसा उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं की 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों के शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।